स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी, मेरे साथ हैं सईद हुमायूं कैसर। 2 दिन बाद यानी 26 दिसंबर को 2 बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं। सही बात है। एक ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान, दूसरा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान, आसपास के इलाकों में तो पहले बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की। क्या तवक्कात हैं, चेंजेस क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, वार्नर फिट नहीं हुए तो ये इंडिया के लिए ठीक बात है। एक हिसाब से अगर होते फिट तो शायद ट्रेविस हेड निकल जाते, वेड पीछे आते तो ये ओपन करने आते जी। यहाँ से कोहली वापस आ रहे हैं, वो नहीं खेल रहे टेस्ट मैच। रोहित शर्मा अभी अवेलेबल नहीं है टेस्ट मैच के लिए क्योंकि वो उनका क्वारंटीन पीरियड है जी। तो वो सिडनी टेस्ट में आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, मेलबर्न में नहीं आएंगे। तो इसके बाद ऑप्शन है ओपनिंग में आपका, अगर पृथ्वी शॉ को आप निकालते हैं जी तो शुभमन गिल है हाँ ओपनिंग के लिए, और मिडिल में राहुल है कोहली की जगह। तो ये आपके ऑप्शन बनते हैं। लेकिन कुछ ऑस्ट्रेलियंस ने कहा है, प्लेयरों ने पुराने के नहीं, असली मेलबर्न का विकेट पृथ्वी शॉ को सूट करेगा। अब वो क्या अपनी टीम के फेवर में बोल रहे हैं या इंडिया की ये नहीं पता है हमें। सही है सही मगर क्रिकेट में ऐसे किसे हो सकता है। हाँ, मगर गवास्कर ने एक बात कही है बड़ी, और गवास्कर ने कही है माइंड इट जी जी। उन्हें कहा इनको इसकी टेक्निक में प्रॉब्लम है, इसको टेक्निक सुधारनी है, टेस्ट में ये कभी कभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अच्छा, पृथ्वी शॉ सीधा नहीं चलेगा। और वो वैलिड पॉइंट हाँ, ये उनकी बात हो रही है। बिल्कुल। फाइनेस्ट ओपनर दुनिया का। आपने ये कहा भारत का कि ऐसे हो सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन क्या है वार्नर के बगैर? वो वैसे ही खेलेंगे, पिछली टीम खेलेगी। या अब ये है कि मेलबर्न विकेट टर्न लेता है, लेकिन मुझे नहीं लगता नेथन लाइन के अलावा वो कोई चेंज करेंगे इस टीम में। हो सकता है ग्रीन की जगह कोई दूसरा स्पिनर आए, ये हो सकता है। लेकिन ऐसे तो वो मेरे ख्याल में यही टीम खिलाएंगे। और एक और चीज है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, शमी नहीं है। शमी नहीं है, बिल्कुल। शमी जख्मी हो गए। अब देखिए कौन रिप्लेस करेगा उनको। मुझे लगता है नटराजन, ये मेरा कहना है। अब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, अगर नटराजन को वो खिलाएंगे, मेरे ख्याल में नटराजन अच्छे साबित होंगे और खिलाना चाहिए। लेकिन एक वैरायटी आएगी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की आपके पास। या क्या इंडिया 2 स्पिनर खिलाएगा? हो सकता है कुलदीप यादव खेलेंगे बिल्कुल क्योंकि या जडेजा खेलेंगे, हम बैटिंग लाइनअप और बढ़ाएंगे, हम 11 बैट्समैन में से 10 खिलाएंगे, फिर टेस्ट जीतने की कोशिश करेंगे। वो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि मेलबर्न विकेट में स्पिनर्स को फायदा हुआ है आज तक। बिल्कुल सही। और अब हम दूसरे बॉक्सिंग डे टेस्ट की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले किससे हमारी क्रिकेट के सईद परवेज कैसर के साथ। बहुत सारे किस्से हैं क्रिकेट के जो सुना सकता है आदमी, मगर फिर अब चूंकि काफ़ी अरसा बीत गया है तो कुछ डिटेल्स भूल भी जाता है आदमी। एक मैं आपको वाक़ा सुनाता हूँ क्रिकेट का। जब मैं नया नया रांची में आया था तो उसके बाद हमने यहाँ 2 मैच खेले। अब हमारे 2 मैच, उन दोनों 4 ही मैच होते थे साल में, हम उतना ही खेलते थे, बाकी प्रैक्टिस मैच वगैरह भी नहीं खेलते थे। तो हमको जम्मू जाना था, हम टीम पहले चली गई जम्मू। मेरा कुछ इम्तिहान था या क्या था, मैं रुक गया था। फिर वो परवेज़ कुरैशी मरहूम मेरे साथ वोर में, हम टैक्सी में जम्मू चले गए। तो उनने कहा था B क्लास बस में आना। तो हम टैक्सी, उन्होंने परवेज़ साहब ने कहा नहीं टैक्सी में जाएंगे, मैं देखूंगा वहाँ कौन बोलेगा। हमें टैक्सी में कुछ मुझे लगता है शायद पर हेड देना पड़ा कि 2 आदमी को 150 रुपये देना पड़ा था। जम्मू गए हम, वहाँ होटल में रुके। 3 बजे हम वहाँ पहुँचे तो मैंने इनको कहा कि हम प्रैक्टिस करने जाएंगे। उन्होंने कहा हम श्रीनगर से अभी आएँ, कहाँ जाएंगे? मैं कहा नहीं, जोश था, मैं नया था, मैंने कहा जाएंगे हम खेल। हम जब ग्राउंड में पहुंचे तो देखा मैंने वहाँ हमारी टीम प्रैक्टिस कर रही है। एक नेट लगी है स्टेडियम के कोने में, खड्डा जैसा है, वहाँ नेट लगी है, उसमें स्टम्प कुछ नहीं है। बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉलर रह रहा है, बॉलिंग कर रहा है, स्टम्प कुछ नहीं है। उधर ज़मीन पर निशान लगे हुए, क्रीज भी बनी खेल। मैं तो कन्फ्यूज़ हो गया। मैंने कहा शायद कोई नई किस्म का क्रिकेट है जहाँ जम्मू आके इसमें स्टम्प नहीं लगाने होते। तो मैंने उधर, हमारे कैप्टन थे मोहिउद्दीन मिर्ज़ा, बड़े ग्रेट प्लेयर, उनको मैंने कहा जी ये स्टम्प का क्या है? कहा हमारे पास स्टम्प ही नहीं, एसोसिएशन के पास स्टम्प ही नहीं। तो नेक्स्ट डे मैच था, तो फिर शाम को गए वहाँ ऊपर मार्केट में, वहाँ एक दुकानदार से स्टम्प 6 खरीदे, बॉलें 5-6 खरीदी, और खेलने का सामान भी, बैट वैट भी बिल्कुल कम थे हमारे, 1-2 पेयर पैड वैड उनने अपने, रूफ साहब ने, उन्होंने अपने पैसे का सामान खरीदा। नेक्स्ट डे फिर हम जब खेलने गए तो जो हमने अपने स्टम्प खरीदे, एसोसिएशन के पास भी शायद नहीं थे उस वक्त, इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि इतना सामान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे जब हम मैच खेलने गए तो वहाँ पर वही स्टंप्स हमने यूज़ किए। फिर हम सारे टाइम ये सोचे थे अगर ये स्टंप टूट गए फिर हम एक स्टंप नया कहाँ से लाएंगे। फिर हमने सोचा था कि चलो उस स्टंप को हम धागा शागा बांध के, चलो खुदा ने बचा लिया कि स्टंप नहीं टूटा, वो हमारी डंडियाँ ही निकलती थी, स्टंप टूटने से बच गए। फिर नेक्स्ट मैच में थोड़ा सा कुछ एसोसिएशन ने
2-3 स्टंप एक्स्ट्रा खरीदे कि अगर टूट जाएगा, बेल्स 1-2 खरीदे एक्स्ट्रा कि अगर टूट गया, खो भी जाते हैं खेलते, बेल्स बॉल्स चले जाते हैं, फिर मिलते नहीं कहाँ गए वो, तो वो भी ले आए हम। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया खेलना। तो ऐसा इंटरेस्टिंग सीन था कि मैं तो अपनी ज़िंदगी में ऐसा सरप्राइज़ हुआ ही नहीं कभी कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं मगर स्टंप्स नहीं, ये कौन सी गेम है नई किस्म की, क्योंकि शायद बेसबॉल है क्या है। तो मगर उसमें भी पॉजिटिव एटीट्यूड देखे हमारे सीनियर्स का उस वक्त के, कि उनने कहा यार एसोसिएशन के पास पैसे नहीं है, स्टंप्स नहीं, ये नहीं वो नहीं, तब एसोसिएशन भी वही थे। तो वो जाके उन्हें बाजार से स्टंप लाए और हमने नेक्स्ट डे मैच में वही स्टंप्स यूज़ किए। तो आज का प्लेयर या आज के ऑफिशियल्स इस चीज़ का तस्वर नहीं कर सकते कि ऐसे किस्से भी आपके साथ रांझी के लेवल पर हो सकते। ग्राउंड की तो बात ही नहीं कि ग्राउंड में तो रांझी में तो खैर हम बेटर ऑफ होते थे कि रांझी में हमको पानी साफ बाल्टी में मिलता था। पानी तो वही होता था जैसे बाग को पानी देते थे, तो उसमें हमको पानी मिलता था साफ बाल्टी में। ऐसे बाकी क्रिकेट्स में तो हमको पानी वो मिलता था जिसमें घास भी तैर रही होती थी, बाग की पाइप से ही वहीं लगा के पानी लाते थे हमको। तो ये सारी चीज़ें जो है इनने हमारा क्रिकेट एक इंटरेस्टिंग बनाया, इनने हमें क्रिकेट में और जोश दिलाया कि हम खेल रहे हैं सिर्फ खेलने के लिए, किसी और चीज़ के लिए नहीं खेल रहे। तो ये एक वाक़ा क्रिकेट रिलेटेड मेरा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या किसे से परवेज कैसर बयान कर रहे थे, ये क्या ऐसा वाकई होता है रणजी ट्रॉफी में? नहीं, एक जमाने में तब ऐसे ही हालात थे, वो थोड़ा समझाना मुश्किल है आजकल। उन्होंने कहा आज के प्लेयर और एसोसिएशन दोनों नहीं समझेंगे। ये मिड 70s की बात है जब परवेज पहला रणजी मैच खेल रहे थे, पीयूसी में पढ़ते थे, तो रणजी मैच खेला था इन्हें। तो कई ने कहा कि हम जम्मू गए तो हमारे पास मैच के लिए स्टंप और बॉलें भी नहीं थी, तो रूफ साहब और मोहिदीन साहब ने खरीदी और जहाँ प्रैक्टिस चल रही थी वहाँ ईंटें रखी थी और लाइनें मारी थी, तो विकेट थे ही नहीं, स्टंप नहीं था। और ये कंडीशन सही है, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। और महसूस हमने किया कि ये ऐसा ही रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि दुहाई देते रहे, अरे ऐसे है खेलेंगे, खेल लिया तो खेल लिया, चल पड़े आगे। लेकिन अच्छा आज हालात बदले हैं बहुत हद तक, हम नहीं कहते अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, जैसे मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में कहता हूं, आप कहते हैं टॉम ग्रेवनी और डेक्स्टर कौन थे, आज के बैट्समैन उल्टी हिट मारते हैं जी। आपको तब का पता नहीं है तब क्या क्रिकेट थी, यहाँ का भी आपको पता नहीं है तब क्या क्रिकेट थी। बिल्कुल सही बात है। और अब हम बात करेंगे दूसरे बॉक्सिंग डे टेस्ट की, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा एक सवाल के हवाले से जी। जो सवाल लिख भेजा है अयाज मलिक ने, अपनी जगह का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखते हैं कि मुझे ये बताइए कि टेस्ट क्रिकेट में विकेट पर वक्त गुजारना ज्यादा अहम है या रन बनाना? एक सीधी बात है कि अगर आपको कोई नौकरी मिलती है, कहते हैं आप दिन को 12 घंटे वहां बैठे और तनख्वाह ना मिले, तो वो नौकरी है क्या? नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप विकेट पे टिक के रन बनाने हैं। एक बड़ा इशू रहा है बहुत टीमों के साथ, ऑफ लेट पाकिस्तान के साथ बड़ा इशू रहा, मिसबा के अंडर भी ये इशू रहा कि उनके प्लेयर 100 बॉलें तो खेल जाते थे टेस्ट मैच में, रन बनाते थे 12, जब आउट हुए तो स्कोर 120 पे 5। अगर उसी 100 बॉलों में उन्हें 45 रन बनाए होते, 40 रन बनाए होते, तो स्कोर 225 होता जब 5 आउट होते। सही बात। तो आपको रन बनाने हैं विकेट पे टिक के, और लूज बॉल पे कैच करना है लगातार। जैसे गवास्कर जैसे बैट्समैन थे, वाइकॉट जैसे थे, जिनको डिफेंसिव कहते थे लोग, ये लूज बॉल को चौका जरूर मारते थे, उसको छोड़ते नहीं। और कहते हैं ना, और टेस्ट मैच में आप बजा फरमाएंगे कि टेस्ट मैच में आपको ये बात पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी बॉल छोड़नी है। छोड़ना, आपको मैं एक किस्सा सुनाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कि ये रमीज राजा ने कहा जी, कहा कि जब हमने गवास्कर के साथ टेस्ट मैच खेला तो इमरान खान ने मुझे कहा इसकी बैटिंग देखो जब हम फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। और जब मैंने देखा एक सेशन तो मैंने इमरान से कहा कि क्या देखता, ये तो सारी बॉलें छोड़ रहा है। कहा अबे बेवकूफ, यही कहा था, नई स्विंगिंग बॉल छोड़ते कैसे हैं, तो एज नहीं निकलते हैं, आप लंबी इनिंग खेलते हैं, इससे वो सीखो। वही तो बात है। और इसी में हम कहते हैं नो योर ऑफ स्टंप बैट्समैन। जी जी जी, आप किधर तक जा सकते हैं। इंडियंस की प्रॉब्लम यही रही, उनको पता नहीं था, वो तो मेल का भी नहीं पता था पिछले मैच में। आपकी तो बात ही। आइए अब फिर से बात करें 26 दिसंबर को जो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान ने तीसरा T20 जीत लिया। जी हाँ, बहुत अच्छा खेला उन्होंने हकीकत में। ये देखिए उसमें 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक 89 रिजवान ने बनाए, 41 हफीज ने बनाए जी। अगर आपको थोड़ा लंबा खेलना है तो एक को बहुत T20 के हिसाब से 70-80 की इनिंग, दूसरे को 40-50 की इनिंग खेलनी है कम से कम। और अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ नजर डालें, जिसके बारे में हमने बहुत बुरा कहा है T20 सीरीज में,
पिछले मैच में 173 तो हार गए, बॉलिंग फेल हो गई। जी जी इसमें दूसरी टीम ने 173 बनाए, तो बैटिंग ने फिर बना लिए ने, 2 बार 173 बैटिंग ने बनाए, एक बार कोलैप्स होकर भी 153 बनाए। तो इतनी बैटिंग फेल नहीं हुई, लेकिन एक पीरियड में जहां मोमेंटम गेन करना था बैटिंग को नहीं कर पाई। सही। और न्यूजीलैंड की टीम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इनसे, ये बहुत नई टीम है, यंगस्टर्स हैं, वक्त लगेगा। लेकिन मैं फिर हैरान होता हूं कि तलत खेलते हैं पिछला मैच, बारी नहीं आई उनकी, लेकिन शायद फिर भी उनसे बैटिंग करने पहले आए, वो एज बैट्समैन खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको नए प्लेयर में कॉन्फिडेंस दिखाना है, और अच्छा किया मिसबा ने एक चीज के कुछ लोगों को कंटिन्यू किया, लेकिन आखिरी मैच में इफ्तिखार आए, उससे भी फायदा हुआ, 7 बॉलों में 14 बनाए उनने। तो आपने इन प्लेयरों को एंड तक बाहर क्यों बिठाया और उनको खिलाया जिनका पता था मूविंग कंडीशन में नहीं खेल पाएंगे। और अब जो टेस्ट मैच है, क्या कुछ फायदा मिलेगा इस लास्ट जीत का? देखिए, टेस्ट मैच में मिसबा कह रहे हैं बाबर आजम फिट होंगे, हम श्योर नहीं है। तो एक चीज है कि हम स्कोर कर सकते हैं, इनके बॉलर्स के खिलाफ कर सकते हैं, कुछ ये आइडिया मिलेगा, लेकिन T20 अलग गेम है, और वो बॉलर न्यूजीलैंड के T20 में अलग नजर आते हैं, इसमें अलग आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग में ज्यादा ऑप्शन नहीं है इनके पास अभी जिनको खिलाएंगे। हारिस सोहेल आएंगे, हो सकता है फवाद आलम आए, शान मसूद आएंगे, अजहर अली आएंगे, तो कुछ फर्क पड़ सकता है। लेकिन जब वो विकेट पे टिकेंगे तो साथ में रन भी बनाए तो अच्छा है। मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान की बॉलिंग जो एक वक्त जबरदस्त हथियार मानी जाती थी पाकिस्तानी टीम की, आज क्या लगता है आपको? देखिए, बॉलिंग ठीक ठाक है पाकिस्तान की, फास्ट बॉलिंग का अटैक अच्छा है। वो यासिर शाह है विकेट टेकिंग बॉलर, लेग स्पिनर। जी जी। अगर वो फास्ट बॉलिंग ना करें, जो मुल्क से बाहर या वेस्ट एशिया से बाहर वो करते हैं, अगर वो फ्लाइट दें तो वो डेंजरस बहुत हो जाते हैं, और इंग्लैंड में सक्सेसफुल हुए हैं, हो सकता है न्यूजीलैंड में भी हों। लेकिन एक बात है कि फास्ट बॉलिंग में उनके पास ऑप्शन है, एक तो शाहीन अफरीदी खेलेंगे, अब्बास खेलेंगे, फिर आपके पास नसीम है 17 साल के 18 साल के फास्ट बॉलर, और सोहेल खान है जी। नसीम इज वेरी क्विक, मगर सोहेल खान स्विंग बहुत कराते हैं जी। अगर मुझ तक रखेंगे तो सोहेल खान को खिलाऊंगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, नसीम विकेट भी ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है आफरीदी, उसके अब्बास और नसीम खेले। लेकिन एक बात जरूर है कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना बहुत मुश्किल है, वो अपनी उस जो कंडीशन है वहां पे टेलर भी आएगा वापस टीम में वगैरह, तो मगर इनको एक फायदा है कि उन्हें एजाज पटेल को टीम में नहीं रखा है, जिसने इनको टूर्नामेंट किया था लास्ट सीरीज में। सेंटनर स्पिनर खेलेंगे, सेंटनर एजाज पटेल जितने अच्छे बॉलर नहीं। तो अब आते हैं एक और सेगमेंट की जानिब, लेट्स प्ले फुटबॉल सईद शाहिद हकीम के साथ। मैदान की ओर चलते हैं किंग साहब। फुटबॉल की गेम फास्टिंग गेम है और सारा डिपेंड करता है कि आप बॉल दूसरे को दें, वो दूसरा बॉल लेके दौड़े, बॉल आपके पास आए, और सारा जिस्म इसमें मुलविस होता है, इन्वॉल्व होता है, नहीं तो फुटबॉल का खेल खेला नहीं जा सकता है। इससे पहले कि हम मैदान में उतरें और खेलना शुरू करें, या हमारे कोच हकीम साहब करेक्शन करके बच्चों को बताएं कि खेल कैसे खेला जाता है, हम जाएंगे पाँव की जानिब, जो बेसिक एलिमेंट है जिसे गेम खेली जाती है, और उसमें एक जूता पहना जाता है जिसमें स्टड्स होते हैं, और एक मखसूस किस्म का जूता है। कितने स्टड्स होते हैं, ये जूता क्यों पहना जाता है, कब से, हम बात करते हैं हकीम साहब से। हकीम साहब, ये जो बूट है इसका जी, नंगे पैर खेलनी शुरू की, फ्लीट पहने, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बाद में आके इस जूते पे रुक गए। जी हाँ, ये 53 से इंडिया में कंपलसरी किया गया बूट। 52 ओलंपिक्स में हमारी आधी से ज़्यादा टीम नंगे पैर खेला करती थी, और जब बूट आया तो पहले इसके बार्स होते थे, स्टड नहीं होते थे, उसके बाद 6 स्टड आए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए, अब कहीं 12 स्टड हैं, कहीं जो है उससे कम हैं, मुख्तलिफ जूते बनने लगे हैं। लेकिन आमतौर पे जो जूते भी ग्राउंड के हिसाब से बनाए जाते हैं, स्टड्स उनके, अगर सॉफ्ट ग्राउंड है, वेट ग्राउंड है, तो उसमें स्टड्स की साइज लंबी होती है ताकि स्लिप ना हो, और ना अगर हार्ड ग्राउंड है तो उसमें छोटे स्टड भी चल जाते हैं। हकीम साहब, एक और बात यह है कि ये जो स्टड हैं कहीं प्लास्टिक के बने होते हैं, किस चीज़ के बने, वुड के बने होते हैं, क्या बात है? ये तो पहले लेदर के हुआ करते थे, अब रबर के आने लगे हैं, एल्यूमिनियम के आते हैं, और कुछ अब स्क्रू से भी आ जाते हैं स्टड्स, जब चाहे अगर निकल जाए, टूट जाए, तो दूसरा स्टड रिप्लेस हो जाता है। और ये जो अब कहते हैं कि लोग आगे खेलते हैं, स्कोरर्स हैं, क्या वो किसी मुख्तलिफ किस्म के स्टड पहनते हैं, या ज़्यादा स्टड, कम स्टड, कोई ऐसा मामला है? जैसे क्रिकेट में है कि बॉलर कम ज़्यादा स्टड पहनता है, फील्डर ज़्यादा, बैट्समैन कम। जी हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अब प्लेयर की अपनी मर्जी पे उसको कौन सा जूता सूट करता है। पहले बूट होता था मैंसफील्ड, सामने का टो तकरीबन लोहे के बराबर सख्त हुआ करता था, उसके बाद सॉफ्ट टो आने लगे, और बहुत लाइट जूते आ गए, पहले जूते बड़े हेवी होते थे। तो प्लेयर को उसकी अपनी मर्जी के हिसाब से जो जूता उसको सूट करता है वो पहन लेता है कि कौन सा, लेकिन ये डिपेंड करता है। स्टॉकिंग्स
खासी लंबी होती हैं और स्टॉकिंग के अंदर भी कुछ होता है जो प्रोटेक्शन देता है शिन बोन को, टांग को। शिन गार्ड्स भी अभी फीफा ने कंपलसरी कर दिया है। आमतौर पे शिन गार्ड के बगैर इस वक्त खेल नहीं सकते आप। शिन गार्ड इज ए मस्ट, बूट इज ए मस्ट, और बाकी अपना ये ड्रेस जो शिन गार्ड है ये प्लास्टिक का बना होता है। पहले तो आप इसके पे भी लेदर में होते थे, अंदर कॉटन हुआ करती थी, अब वेरियस मटेरियल्स के आने लगे हैं और हर चीज़ इम्प्रूव होती जा रही है। जैसे कि हम क्रिकेट में एक चीज़ है एब्डोमिनल गार्ड, फुटबॉल में भी एब्डोमिनल गार्ड की जरूरत पड़ती है? नहीं, ये तो नहीं है, प्रोटेक्टर्स हैं, एब्डोमिनल गार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें ज़्यादा। गोलकीपर्स आजकल पैड्स लेने लगे हैं, वो जब ड्राइव मारते हैं तो उनके लिए पैड्स। गोलकीपर की आपने बात की, हम इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, तो गोलकीपर दस्ताने भी पहनते हैं। पहले गोलकीपर नंगे हाथ खेला करते थे, आहिस्ता लेकर के आने के लिए अब तो बहुत क्वालिटीज़ के दस्ताने आ गए। खास तौर पे इसकी ज़रूरत पड़ती है जब ग्राउंड वेट होता है। जब ग्राउंड वेट होता है तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दस्तानों की, क्योंकि बॉल स्लिप होने का डर होता है नंगे हाथों में। और कुछ लोग नी गार्ड्स भी पहनते हैं, नी पे। वो नी कैप्स हैं, वो इंजरी हो तो पहनते हैं, वरना कोई नहीं पहनता आमतौर पे। अलबत्ता बैंडेज कर लेते हैं लोग एंकल में, क्योंकि एंकल ट्विस्ट होने का डर ज़्यादा होता है। नी में वही पहनते हैं जिनको कुछ चोट हो। जहाँ गोलकीपर की बात हुई, गोलकीपर एक मुख्तलिफ वर्दी पहनता है बाकियों के मुकाबले, और बहुत से गोलकीपर निकर नहीं पहनते हैं, ट्रैक पहनते हैं या लंबी आप समझिए पतलून जैसी पहनते हैं। क्या वजह हो सकती? उसकी वजह है कि डाइविंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ख़ास तौर पे हार्ड ग्राउंड में छिलने का डर रहता है। लेकिन फिर भी ये है कि आमतौर पे आजकल तकरीबन ज़्यादा गोलकीपर ट्रैक सूट नीचे पहनने लगे हैं। और साथ ही साथ मैंने आपसे कहा जैसे पैड लेते हैं, और गोलकीपर का कलर डिस्टिंक्ट होना इसलिए ज़रूरी है कि पेनल्टी एरिया में गोलकीपर हाथ से खेल सकता है, दूसरा प्लेयर हाथ से नहीं खेल सकता। इसलिए अगर फर्ज कीजिए गोलकीपर को चोट लग जाए, आप बाहर से रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, किसी प्लेयर को गोल पे खड़ा करना है, तो रेफरी के परमिशन लेके उसकी जर्सी चेंज करते हैं, उसको गोलकीपर जर्सी पहनाते हैं ताकि डिस्टिंक्ट कलर हो। बातों में ये बात भी वाजह हो गई कि गोलकीपर मुख्तलिफ रंग क्यों पहनता है। इसलिए कि वो उछल के हाथ से बॉल रोकता है, अगर उसका और टीम का रंग सेम हो तो पता नहीं लगेगा किसने हाथ में बॉल पकड़ी और किसने हाथ से टच किया। ये थे सईद शाहिद हकीम, इंटरनेशनल प्लेयर और रेफरी। आज बात हुई, बूट की बात हुई, जी हाँ। जो पहनते हैं जर्सीज वगैरह, उसकी बात हुई। गेम की तरफ भी हम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। बिल्कुल देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनने कही कि बूट के हवाले से, गार्ड्स के हवाले से, और साथ में ये कि गोलकीपर डिफरेंट रंग की जर्सी क्यों पहनता है, ये बताया इन्हें। और फिर अगर गोलकीपर इंजर्ड हो जाए, आपका सबस्टिट्यूट ना हो, प्लेयर को गोलकीपिंग कराएं, तो उसको भी गोलकीपर की जर्सी पहनी अपनी उतार के। सही। तो कुछ अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। इससे इंसान एक तो सीखता है, दूसरे गेम के रूल्स पता चलता है। और एक और चीज भी है कि जो सारे फुटबॉल नहीं खेलते हैं उनको बड़ा फायदा होता है, वो जब मैच देखते हैं उनको 10 चीजें पता चल जाती हैं। और आप हमारा ये प्रोग्राम SHQ रेडियो एक्टिव पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल है हमारी, आप खुद भी देखिएगा और उसके बाद शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब पर अपना जो है ना वो बटन दबाइए, उसके बाद हो सके तो शेयर भी कीजिए अगर मजा आएगा तो। और आपको फिर अपडेट्स मिलेंगे, और हम बीच में आ रहे हैं, आगे भी आएंगे, मैचेस हो रहे हैं, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस, लेट नाइट क्रिकेट शो में। तो इस वक्त दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।